हेलो बच्चों, आई एम नवीन, योर फिजिक्स एक्सपर्ट। वेलकम यू टू सकुंथाज। सो जितने भी नए बच्चे हैं या फिर जो बच्चे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो एमडीयू, आईजीयू यूनिवर्सिटी से हैं या फिर केक्यू यूनिवर्सिटी से हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के, जिसमें से मोस्टली आपके जो फर्स्ट पार्ट है, सेक्शन है, उसमें से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। सो आज मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपसे जो इंपॉर्टेंट है, जो आएंगे एग्जाम के अंदर। सो एक इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा ये वाला, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो आगे सेशन रखने के लिए, तो उसके अंदर हम एक जूम पे सेशन कर लेंगे, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं आपके सामने एक रख दूंगा। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आज शाम तक अगर काफी बच्चे जुड़ गए तो फिर जूम पे जो टॉपिक्स आज डिस्कस होंगे उनका एक सेशन रख लेंगे पीपीटी का। ओके, सो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए, जितने भी हमारे पास जो भी बच्चे हैं। तो आपके लिए देखो यहाँ पे सब कुछ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपकी जो भी डाउट हैं वो हमारे पास क्लियर किए जा रहे हैं। तो आप सभी ग्रुप से एक बार जुड़ जाइए आप सब, और वहां से रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहिए। तो चलो अब हम देखते हैं। फर्स्ट देखो, आपको किसी प्रकार की असाइनमेंट और नोट्स की अगर जरूरत है या फिर किसी इंडिविजुअल को अगर अटेंशन की जरूरत है तो sukunthaज.com से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर कीजिए, हम वहां पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। जो लिंक है वो नीचे गिवन है आपको। तो चलो अब देखते हैं। फर्स्ट तो मेनली जो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स का जो हमारे पास सिलेबस है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें हम डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स ऑफ न्यूक्लियर। जो सेकंड है उसमें हमारे पास करते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो जो सिंपल है इसके अंदर, फर्स्ट जो हमारे पास जो न्यूक्लियर की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज क्या है, स्पिन, पैरिटी, मास और उसके क्वाड्रेपर मोमेंट और उसके जो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके मास कैसे करेंगे, उसका चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीजें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आने वाली अपकमिंग यूनिट है उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये सब हम अपकमिंग में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं आप सबने सुना होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, जहाँ पे हमारे जो इंडिया का है न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, वहाँ पे हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन होती है। डिफरेंट हमारे एरिया में लगे हुए हैं, आप सब समझदार हैं, आप खुद गूगल आउट कीजिए इस चीज को कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर सबसे पहले न्यूक्लियस बनेगा, तभी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हम जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, जो फोर्थ में हमारे पास जो गिवन है, न्यूक्लियर एक्सेलरेटर, न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर। जो हमारे पास एक्सेलरेटर क्या आता है, जैसे हमारे पास बीटाट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, और डिटेक्टर हमारे पास जीएम काउंटर, ये जो भी हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशन है उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट जो यूनिट है उसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है न्यूक्लियर की जो हमारे पास मास एंड बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास देखो न्यूक्लियर की मास और बाइंडिंग एनर्जी है। इस जो यूनिट है उसमें तीन टॉपिक हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो मैं टॉपिक बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है न्यूक्लियर की जो बाइंडिंग एनर्जी। तो फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास होती है कि डिफरेंट जो न्यूक्लियस है उसको ज्वाइंट रखने के लिए जो हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास दो एटम है, उनको ज्वाइन किया, उनको बाइंड अप रखने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कोई भी न्यूक्लियस हमारे पास, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जैसे हीलियम है, हीलियम न्यूक्लियाई जो हमारे पास है वो उसको क्या है, उसको उसकी अलग बाइंडिंग एनर्जी है। लिथियम उसकी अलग बाइंडिंग एनर्जी है, क्योंकि हम उसकी जो कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियाई है उनको बाउंड रखना है। ठीक है ना, उसको बाउंड रखने के लिए हमें जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, बाइंडिंग एनर्जी आएगी, न्यूक्लियर का साइज आएगा, स्पिन, पैरिटी, क्वाड्रेपर मोमेंट, शेप का कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, उसके बाद हम न्यूक्लियस की जो हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसकी हम क्या करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे, उसका चार्ज कैलकुलेट करेंगे। जो मास कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करेंगे वो हमारे पास क्या है, टेक्निक का नाम क्या है, जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। और जो चार्ज कैलकुलेट करेंगे उसकी टेक्निक का क्या नाम है, मोजली लॉ से हम कैलकुलेट करेंगे उसका चार्ज, जो भी न्यूक्लियस। तो उसकी एक इक्वेशन बन के आएगी। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक्सरे, आप सभी ने पढ़ा हुआ है एक्सरे क्या होता है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जितने बच्चे हैं इन दो को बिल्कुल नोट कर लीजिए। आप जो भी बुक है आपके पास, आरके पब्लिकेशन या जो भी बुक है, साइज ऑफ रदरफोर्ड बैक स्कैटरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड की स्कैटरिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, ये आप नोट कर लीजिए। और जो सेकंड है बाइंडिंग एनर्जी वाला भी है, वो आप नोट कर लीजिए। ये दो टॉपिक हैं जो आपको पक्का मिलेंगे, और एक क्वेश्चन बन जाएगा न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिस्कस कर दिया है सिलेबस से, यहाँ पे आपसे तीन क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब चलते हैं। जो नेक्स्ट मैं बताने चाह रहा हूँ आपको, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमडीयू में भी आया हुआ है वन, जो हमारे पास, और सेकंड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है वो केयू में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको बस इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं।
तो सबसे पहले आपको बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके ऊपर आपकी गैदरिंग बनाओ, उनको कलेक्ट करो, उनको अच्छे से उनकी डीप स्टडी करो, बुक उठा लो, पेन उठा लो, बिल्कुल 1 to 1 रीडिंग करते चलो उसको, है ना। जितना 1 to 1 रीडिंग करते चलोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉपिक आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट है। उसके बाद फिर हम आगे चल रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो आगे चलेंगे वो है, देखो सेकंड जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो एक चीज हमारे पास जो तुम्हें समझनी है, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको हमें पकड़ के चलना है। जो फर्स्ट जो बेसिक फंडामेंटल है वो हमारे पास क्या है, जो न्यूक्लियस है वो क्या क्या कंटेन करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ फ्लो करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर होते हैं। तो ये जो हमारे पास शुरुआत में जो थ्योरी आई थी उसमें क्या हो गया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन ये थोड़ी गलत थी। जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो इसके अंदर दिया हुआ है, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिसाइड, देखो यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटेड ऑफ न्यूक्लियस। देखो उसके अंदर रिसाइड नहीं करेगा क्योंकि एक सब चीजें जो आपने पढ़ी हुई है अल्फा डी के और बीटा डी के, अल्फा डी के और बीटा डी के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास जो इंस्टेंट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो एकदम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और उसकी जो एनर्जी होती है 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लेकिन जो हमारे पास सिंपल जो कैलकुलेशन करके निकलते हैं, अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी एनर्जी निकल के आती है 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो एक बहुत लार्ज यूनिट है, जो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक बार आप बुक से पढ़ लीजिए, बिल्कुल ईजी है। सेकंड जो क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरी है वो कैसे गलत होगी, वो पर न्यूट्रॉन की थ्योरी है उसको पढ़ लीजिए एक बार आप। अच्छा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो थ्योरी है वो हमारे पास क्या है, बिल्कुल प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही कंटेन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो ये थ्योरी बिल्कुल सही है हमारे पास। अच्छा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की फेलियर हो गई थी, इसके बारे में देखिए फेलियर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो ये चीजें एक बार आप पढ़ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या दिया हुआ है। देखिए, अच्छा अब इससे पहले हमारे पास ये देखिए इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है एक बार उनको आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट जो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो यहाँ से ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें आपको एक बार कंसिडर करके चलना है। बुक में आपकी बुक में होगा, आपके पास टिक लगा लीजिए इस टर्म को। ये जो सारी टर्म है ना, ये या तो 2 नंबर में आएंगी या फिर इकट्ठी आ जाएंगे, शुरुआत में 5 नंबर का क्वेश्चन बना देंगे। मैक्सिमम चांस है ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में आने का, 2 मार्क्स में। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है ये भी 3 नंबर में या 2 नंबर में, जिसमें हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस की। देखो न्यूक्लियस की मैंने बताया प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में क्या होगा, मास, चार्ज, स्पिन, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी पैरिटी, स्पिन क्या होगा। देखो न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पे राउंड एक्सिस मूव करता है तो उसकी क्या होती है, उसकी स्पिन होती है। तो स्पिन का हमें उसमें डिस्कस करना होता है, उसमें लिखना होगा आप, ठीक है। अच्छा, अब एक जो इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस की, हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस क्या है, उसकी रेडियस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया था जिसका नाम था रदरफोर्ड थ्योरी ऑफ अल्फा स्कैटरिंग। देखो ये वाली स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्वेश्चन 101% आएगा आपके एग्जाम में, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको पक्का टिक कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो हमारे पास होता है R = R0 A⁻⁴ जो R0 है वो होती है 10⁻⁻15 फर्मी, ठीक है। मतलब फर्मी 1 फर्मी जो 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड हमारे पास लेके चलते हैं, 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये हम इसके कैलकुलेट करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग। इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो गोल्ड फॉइल थी उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की गई थी, उसमें से हम कुछ रिजल्ट्स निकल के आए थे। उस रिजल्ट से हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की डेफिनेशन निकल के आई थी, उसको आपको याद रखना है और बिल्कुल उसको आपको नोट डाउन कर लेना है नोटबुक के अंदर, उसके बिना नहीं बनेगी आपकी बात, ठीक है। तो ये जो 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये 2 नंबर वाले हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये वाला, ये भी 2 नंबर या 3 नंबर में, और ये क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर में। इसमें पूरा थ्योरी लिखना होता है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग कैसे आई, क्या क्या इसमें अल्फा पार्टिकल कैसे इसमें अंदर गया। तो इसका अगर आप सब कहोगे तो एक सेशन रख लेंगे जिसके अंदर थ्योरी होगी, उसके अंदर उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड इंपोर्टेंट जो टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पक्का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और सेकंड जो हमारे पास जो है वो है बाइंडिंग एनर्जी। आप इन दोनों टॉपिक को नोट कर लीजिए, हबी नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन दी बाइंडिंग एनर्जी, उसको पूरा उसका जितना भी डिटेल है वो आपके टॉपिक में पक्का आएगा। और जो फर्स्ट जो है जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग है वो, और थर्ड टॉपिक है हमारे पास कौन सा है, वर्किंग ऑफ बेन ब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये तीनों टॉपिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पक्का श्योर मिलेंगे तुम्हें, तीनों अच्छे से करके जाइए। इनमें से श्योर चांसेस हैं या तो फर्स्ट आ जाएगा
हमारे पास रदरफोर्ड स्कैटरिंग, उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। या फिर हमारे पास क्या होगा, ये वेन ब्रिज जो मास हमारे पास जो स्पेक्ट्रोग्राफ है, इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, न्यूक्लियर का मास कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसका हल्का सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। इसके अंदर क्या होता है, 2 स्लिट्स लगी होती हैं और हमारे पास जो आयंस है उनकी क्या होती है, बीम फ्लो करती है। एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसमें से जो आयंस बीम निकल के आती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। वहां से हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू E/B। तो कुछ वेलोसिटी सिलेक्टर से कुछ आयंस हमारे पास सिलेक्ट होकर नीचे की तरफ आते हैं। एक स्लिट जो होती है 3 नंबर, फर्स्ट सेकंड, और एक होती है नंबर 3 पे एक स्लिट और लगी होती है। उसके वहां से हमारे पास जो भी हमारे पास होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है। मैग्नेटिक फील्ड से हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट इन द सर्कुलर पाथ। तो वो हमारे पास डिफरेंट ट्रैजेक्टरी बनाते हैं अलग अलग रेडियस की। तो एक बार आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो जूम पे एक सेशन रख लेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जूम पे एक या फिर गूगल मीट पे एक सेशन रख लेंगे। अगर आप बच्चे सभी जुड़े रहे, आप दोस्तों से शेयर कर दीजिए कि एक लाइव सेशन रखेंगे, उसके अंदर पीपीटी के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। जो जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग है और बाइंडिंग एनर्जी, तीनों बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिए बुक के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा था कि डिटेल करनी हमें वर्किंग ऑफ वेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट आइसोटोप्स की वहां से डिस्कस हो जाएगा हमारे पास। अब एक बार बुक को पढ़िए, उसमें से निकल जाएगा उसमें आपसे। अच्छा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट रिगार्डिंग स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मैंने बता दिया आपको कि जो हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम बैलेंस करके चलेंगे। क्या होता है, जैसे अल्फा पार्टिकल, ये हमारे पास फॉइल है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल आई स्ट्राइक ऑफ किया, लेकिन न्यूक्लियस के कारण ये भी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो पार्टिकल है वो स्कैटर ऑफ हो जाएंगे, 180 डिग्री से स्कैटर ऑफ हो जाएंगे, उसके न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक नहीं जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, पूरा एकदम डेंस है, उसको पॉजिटिव चार्ज दोनों रिपेल करेंगे। तो एकदम हाईली, जैसे हमारे पास देखो शुरुआत में एटम था, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो हमें पता नहीं था कि ऐसा है, लेकिन जब भी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हुई तो वहां से हमारे पास मोस्टली जो पार्टिकल है वो स्कैटर 180 डिग्री पे डेविएट हो गए। और देखो यहाँ से जो न्यूक्लियस और जो अल्फा पार्टिकल दोनों के बीच जो डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्ट अप्रोच। उसको एक न्यूमेरिकल भी करेंगे हम आगे, लेकिन फिलहाल एक बार आप बुक से पढ़िए, इसको नहीं समझ में आई आप डिस्कस कीजिए टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लीजिए आपको, ये 3 क्वेश्चन है, अल्फा स्कैटरिंग, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेन ब्रिज, और यह जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मोजली लॉ। मोजली लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, 5 नंबर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है मैक्सिमम टाइम। तो स्टूडेंट इसको आप नोटबुक में टिक कर लीजिए। मोजली लॉ के क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक्सरे आप सबको पता हुआ, जिसमें प्लस 2 में एक्सरे से पढ़ा हुआ है कि एटम है, एटम के अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट हमारे पास लेयर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अगर बाहर से हमने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से हमने रेडिएशन छोड़ी, रेडिएशन छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी जगह खाली करेगा और वो दूसरे सेल्स में जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी जो होगी रेडिएट होगी। तो उस जो एनर्जी रेडिएट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरे। तो डिफरेंट एक्सरे होती हैं वहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होती हैं, KLMN सीरीज की एक्सरे होती हैं। तो वो हमारे पास अलग अलग एक्सरे निकल के आएंगी वहाँ पे। तो उनको एक बार पढ़ लीजिए आप बुक से, आपको आ जाएगा समझ में, एक बार पढ़ेंगे तब अच्छे से। तो वहां से जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू AZ-B, जो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो निकल के आता है √Z-B फ्रीक्वेंसी इक्वल टू। तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। वहां से Z से हम न्यूक्लियस का क्या निकाल देते हैं, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि हम Z ऑफ E, Z हमारे पास उसमें जो न्यूक्लियर का जो E हो गया, Z E हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर का चार्ज। तो हम डिफरेंट न्यूक्लियर निकाल सकते हैं, वो आप डिस्कस कर लीजिए और पढ़ लीजिए। अच्छा, ये जो शॉर्ट नोट है हमारे पास, देखो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, ये वाला, ये हमारे पास आते हैं छोटे आते हैं, तो हमारे पास 2 नंबर में आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ये वाला देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर साइज। अच्छा, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, अभी बताया मैंने मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है आपको। ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोमीटर है, उससे हम डिफरेंट न्यूक्लियर का हमारे पास मास निकाल सकते हैं। जैसे हीलियम का निकाल लिया, हाइड्रोजन का निकाल लिया। तो अब उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट देखो, हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब उसके बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा। तो उस मैग्नेटिक मूवमेंट की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़ लीजिए, न्यूक्लियर का क्वाड्रेपल मूवमेंट। एक चीज यहाँ पे मिथ होती है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस का साइज है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, लेकिन नहीं, उसकी जो शेप होती है वो थोड़ा सा डेविएट होता है। उससे हमारे पास उसके अंदर क्या हो जाता है, न्यूक्लियर का क्वाड्रेपल मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर तो 2 चीजें आएंगी आपकी, बेसिक है बिल्कुल। जो सेल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस का जो अंदर है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बस ये 2 मेन फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, उनको पकड़ के रखिए आप। देखो छोटी चीजें हैं बिल्कुल, जो आपको बेसिक से चलोगे, पकड़ के रखोगे तो अच्छी समझ में आएंगी और अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मेन चीजें। अब आइए आगे इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा स्लाइड के अंदर, देखिए बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। डिस्कस ग्राफिकली दी वेरिएशन ऑफ, पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार आपको इसमें से, लाइटर सी यूज करके।
देखो बाइंडिंग एनर्जी का जो हमारे पास है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या होती है। एक चीज आपने कभी देखा हो, हीलियम न्यूक्लियस स्टेबल है, यूरेनियम स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसका हीलियम न्यूक्लियस नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए वो क्या होता है, स्टेबल होता है। अब उसी तरीके से हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी ग्रुप के सभी न्यूक्लियाई को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, जिसमें हीलियम जो लाइट न्यूक्लियाई और हेवी न्यूक्लियाई हैं, दोनों को हमारे पास रिप्रेजेंट करना होगा बाइंडिंग एनर्जी कर्व के ऊपर। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप बिल्कुल टिक लीजिए, एक ही टॉपिक होगा आपकी बुक के अंदर, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व, व्हाट इज मास डिफेक्ट, और व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिए, जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई है, जो हमारे पास देखो हीलियम दो न्यूक्लियाई बनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बनके होते हैं, अगर हमारे पास जो न्यूक्लियाई जो अलग अलग न्यूक्लियन से मिलके और फिर जो एक कंप्लीट न्यूक्लियाई बनता है, उनका मास कभी भी जो हमारे पास कंप्लीट न्यूक्लियाई है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो एक बार इस चीज को पढ़ लीजिए, बुक से पढ़ लीजिए आप, एक बार चीज आपको समझ में आ जाएगा। और बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। न्यूक्लियर जो स्टेबिलिटी कर्व है, एक कर्व बन के आएगी जो एन और जेड की रेशियो से कर्व बन के आएगी, उसमें स्टेबिलिटी कर्व बोलते हैं, जिसके अंदर एक जो हमारे पास जो एक लाइन होती है, लाइन के ऊपर हमारे पास जो जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो लाई करते हैं। अच्छा एक चीज और, बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर पूरा एक जो हमारे पास जो कर्व बनी होती है, उस कर्व के अंदर पीक्स होती हैं, पीक्स के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, जो अच्छी जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो सब पीक्स को अप्लाई करेंगे। अच्छा जैसे हम नीचे से चलेंगे ऊपर की तरफ, जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा आगे की तरफ चलते जाएंगे, तब हम इस तरीके से ग्राफ बना होगा, उसको एक बार देख लीजिए आप। सो नीचे से जब लाइट न्यूक्लियाई के पास से चलेंगे हम, लाइट न्यूक्लियाई हमारे पास क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होंगी, क्योंकि उसमें प्रोटॉन, जैसे हीलियम है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, स्टेबल इवन इवन, जिसमें इवन इवन होगा स्टेबल, जिसमें अगर ऊपर तक बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसकी जो रिपल्सन है वो बढ़ता जाएगा, इसकी वजह से हमारे पास स्टेबिलिटी घट जाएगी, यूरेनियम की कम स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि वो आगे जाएंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आयरन 56, क्योंकि 20 नंबर 86 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो आप पढ़ लीजिए बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। ओके थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, अब आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलेंगे। अब हम यहाँ से ये वाला हो गया है, और देखिए अब यहाँ पे मास डिफेक्ट, ये सारा जो चल रहा है तीनों क्वेश्चन है ये बाइंडिंग एनर्जी के हैं, जो मैंने बताया है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस, एक्सप्लेन द टर्म न्यूक्लियर डाइपोल मोमेंट, डिफाइनिंग न्यूक्लियर मैग्नेटोन, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ये जो जितने क्वेश्चन है ना, एक बार इनको टिक कर लीजिए आप बुक के अंदर, और अगर आपको डिस्कस करना है तो फिर पूछ लीजिए मुझसे बाद में। ठीक है, अच्छा वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, मैंने भी बताया कि कर्व बनेगी, कर्व के ऊपर कैसे वेरिएशंस हो रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कर्व को। अच्छा अब एक चीज और इसमें देखिए क्वेश्चन आया है, एनर्जी इन फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई एंड फ्यूजन ऑफ हेवी न्यूक्लियाई। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास छोटी छोटी न्यूक्लियाई हैं वो क्या करती है, फ्यूज करती हैं, और जो हैवी न्यूक्लियाई है वो क्या होते हैं, डिसोसिएट होती हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती हैं। और छोटी न्यूक्लियाई होती हैं वो क्या होती है, स्टेबल होती हैं। हीलियम न्यूक्लियाई, बेरिलियम एक दूसरे की फ्यूज करेंगे और वहां पे क्या होगा, फ्यूजन। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में आगे आपको काम आएंगे, वहां पे फ्यूजन होगा, और आगे चल के जाएंगे तो उसमें क्या होगा, फिजन। फिजन मतलब ब्रेकअप। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए। ओके सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है वो है मास डिफेक्ट। सो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किया है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, उसके बिहाफ पे अब मास डिफेक्ट क्या होता है। देखो मास डिफेक्ट क्या होता है, हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई एक कंप्लीट न्यूक्लियाई होता है और उसके कुछ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई होते हैं। जब हम उसका टोटल हमारे पास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस आता है ना। जब देखो मान लो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, हम दोनों को उनको मिलाएंगे एक बड़ा न्यूक्लियाई बनेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ एनर्जी देनी होगी, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसके अंदर उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इसको आप पढ़िए एक बार कि व्हाट इज मास डिफेक्ट इन बाइंडिंग एनर्जी। और सेकंड जो है हमारे पास ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हर न्यूक्लियन की अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी निकल के आएगी। मैंने अभी बताया एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व होती है, इस पे हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, सबसे लो न्यूक्लियन से लेके हैवी न्यूक्लियस तक, सबसे नीचे सबसे मास नंबर कम 2 4 हीलियम, फिर बेरिलियम, फिर आगे बढ़ता 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 फिर कहां जाएगा, यूरेनियम 256 और आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो उसके कर्व है, उसको आप पढ़िए देखिए, उससे आपको काफी क्लियर हो जाएंगी चीजें, तो उसको पढ़ लीजिए एक बार। नीचे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, उसमें भी क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास यहाँ पे 6, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी करो, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्रॉम द ग्राफ। तो ये सारा एक ही टॉपिक का है, आपको एक ही टॉपिक करना है, उसी टॉपिक से आपको सारा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन किससे हो गए हमारे पास, ये दोनों, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों हमारे पास किससे बन के आ गए, ये हमारे पास बन के आ गए हैं दोनों के दोनों क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो कर लोगे ये वाला। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, अच्छा अब इसमें आ जाइए। देखो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेक्ट में व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर। ये आप जब एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे उसके अंदर, बुक के अंदर, तो उसके अंदर आपको अच्छे से क्लियर मेंशन होगा कि हमारे पास जो इंपैक्ट पैरामीटर है वो क्या होता है।
सो उस पर एक बार आप नजर मारिए, एक बार पढ़िए, इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ द अल्फा पार्टिकल अंडरगो बैक स्कैटरिंग। बैक स्कैटरिंग का मतलब है जब न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो उसकी वापस स्कैटरिंग हो जाएगी। सो वो एक बार जरूर पढ़िए आप। अच्छा, वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर में आपको बता चुका हूं कि v इक्वल टू ई बाई बी। जैसे हमारे पास आयन बीम निकलेंगी, एक जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास दो स्लिट्स के बीच में क्रिएट होगा, और उसके बीच में हमारे पास क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो हमारे पास है, उसकी कुछ सिलेक्टेड वेलोसिटी के हमारे जो सिलेक्शन है न्यूक्लियस की, जो न्यूक्लियर हमारे पास जो हमारे पास होगा, जो एटम होंगे उनको हमारे पास उसके जो मास स्पेक्ट्रोग्राफी है उसके ऊपर डालेगा। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफी के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए आराम से। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 4 MeV। ठीक है, तो यहां से अल्फा पार्टिकल की हमारे पास क्या दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, और इसके बेस पे हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, देखना आप यहाँ पे, स्कैटरिंग बैक फ्रॉम गोल्ड फॉइल। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं इसको नीचे कर देता हूं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखना, कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम इन विच पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज लाइकली टू बी कंसंट्रेटेड। हमें वॉल्यूम निकालना है न्यूक्लियस का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के अंदर यूज हुआ था। तो फर्स्ट सबसे पहले मैंने बताया आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कॉन्सेप्ट रखेंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है वो क्या है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और उसके बाद उसके अंदर किसके अंदर, जूल से। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻19 और फिर आ जाएगी जूल के अंदर। अब हमारे पास जो, अगर आप डेरिवेशन पढ़ोगे उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि देखो ये अल्फा पार्टिकल, ये हमारे पास उसके गोल्ड की फॉइल उसके नजदीक आ रहा है ये वाला, लेकिन एक ही डिस्टेंस से उससे क्या हो जाएगा, कोलम्बिक रिपल्शन होगा और वहां से वो मुड़ जाएगा वापस बैक। सो स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे पास क्या करना होगा कि 2Z², जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल वो क्या होता है 2Z, क्योंकि उसका 2 टाइम्स होता है, प्रोटॉन के 2 टाइम्स। तो 2Z² अपॉन 4πε0r0। ठीक है, ये डाटा हमने पुट कर दिया। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, ये पुट कर दी हमने वैल्यू। उसके बाद नीचे आ जाओ, इक्वेशन के अंदर सब डाटा पुट कर दो, और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे जो r0 है इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हम d से नोट करते हैं, r से नोट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब अल्फा पार्टिकल कितना उसके नजदीक जाएगा, आपका न्यूक्लियस के कितने नजदीक जाएगा। ठीक, तो ये उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, देखो रिपीटेड है, KU MDU आएगा ही आएगा, ऐसा लगा लो आप। इसके डाटा चेंज कर देगा, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह यहाँ पे आपको क्या कर देगा, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देगा, 3 कर देगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइए। अच्छा, अब न्यूक्लियस होता है उसका हमारे पास कितनी, अगर उसको वॉल्यूम कंसंट्रेट करेगा उसके लिए क्या करेंगे हम, उसकी वॉल्यूम होगी 4/3πr0³। ये देखो, ये इसकी वॉल्यूम, किसी भी स्पेक्ट्रल शेप की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3πr0³, तो वो वहां से निकल जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ r0 की वैल्यू रखनी है हमें। r0 उसका क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है वो हमारे पास 4.6, अगर इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अल्फा स्कैटरिंग हो रही है तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। इसको पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस न्यूमेरिकल को आपको करना ही करना है। ये लगा लो, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लो एक बार पहले कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद इसको आप इसको परफॉर्म करना। सबसे पहले देखो, इसके अंदर मास ऑफ द न्यूक्लियाई है वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, मास ऑफ द न्यूक्लियाई गिवन है। देखिए एक बार। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या करेंगे हम, इसको करते जाओ आप एक बार, यहाँ पे करो, इस तरीके से करो, इसको सोल्व करते हैं हम। मास ऑफ द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस हुज रेडियस इज 4.8 10⁻⁵ मीटर। अच्छा, सबसे पहले हम रेडियस, रेडियस क्या है, रेडियस देखिए, ये रेडियस है, रेडियस हमारे पास ये वाली है। इस रेडियस को हमारे पास क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से मैं एक बार लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ, और ठीक है, ये 4.8 × 10⁻⁻15 मीटर, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये -15 मीटर है रेडियस, क्योंकि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज -15 मीटर। ठीक, अच्छा, r0 की वैल्यू r = r0 ⁻³ जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, v = 4/3πr0³ a। तो 4/3πr0³ a की वैल्यू उधर शिफ्टिंग हो जाएगी, a⁻⁴ हो जाएगा, तो वो वहां से आप चेक कर लीजिए। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे a आ गया, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास निकल के, क्या है ये की वैल्यू r/r0 और यहाँ से फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, 4.8 × 10⁻⁻15
बस सिर्फ डाटा पुट करना है। आर नोट की वैल्यू होती है 1.3 × 10⁻15। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए और आपको ए उसका मास नंबर निकल के आ जाएगा 50। सो मास नंबर हमारे पास उस न्यूक्लियस का कितना निकल, किसी न्यूक्लियस की अगर रेडियस दे रखी है हम उसको क्या निकाल सकते हैं, मास नंबर। यहाँ से इसमें आता है किसी न्यूक्लियस की अगर रेडियस दे रखी है तो उसका हम मास नंबर इजिली निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही सेम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर, देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ऑफ ए 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके अंदर हमारे पास क्या दी हुई है, ये दीजिए, अगर पेन ले लेता हूं मैं, देखिए यहां से, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दी हुई है, ठीक है। ये देखिए क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन टू ए गोल्ड न्यूक्लियस, हाउ डज दिस डिस्टेंस कंपेयर विद द न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ये सेम क्वेश्चन वही है जो हमने अभी भी किया है। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है, उसको हम करते हैं डिनोट डी से, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। मैंने अभी बताया पोटेंशियल एनर्जी दो उसके बीच में इंटरेक्शन करेगा, ये इसका ई इसका भी ई, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकल के आ गई। यहाँ से सिर्फ क्या करना है, डाटा वैल्यू पुट करनी है। 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, रख दिया हमने वैल्यू, 3.2 आ गया इसके अंदर। जेड फॉर द गोल्ड कितना होता है 79, ये हमने पुट किया, उसको कैलकुलेट किया, ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा डी की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, कितना आएगा 5.6 इंटू 688 इंटू 10⁻⁴। तो आप एक बार क्लोजेस्ट अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अच्छा अब वहां पे हमारे पास जो डी है, जो हमारे पास किसके लिए बताना है, अल्फा पार्टिकल के लिए बताना है, लेकिन अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स होता है न्यूट्रॉन के। तो बस उसको जो वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बस ये न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करके जाइए बुक में से एक बार आप जरूर। नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर की डेंसिटी हमें बतानी है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मैटर। सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना, मास ऑफ द न्यूक्लियस हमारे पास सबको पता है 1.6 × 10⁻27, जो हम एटॉमिक मास यूनिट में लेके चलते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस हमारे पास आ गया, जो क्या है ए इंटू 1.6 × 10⁻27। न्यूक्लियर की वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास बटे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई आर नोट की क्यूब। आर नोट की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 1.2 से लेके 1.3 × 10⁻15 के बीच में वेरीज करेगी। तो आर नोट की वैल्यू इसमें ये पुट कर दी हमने, बस उसको पुट कर लो, तो ये अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा 10⁻17 kg/m³। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अच्छा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, कितने न्यूक्लियंस पर मीटर क्यूब में आएगा, देखो हमारे पास मास ऑफ वन न्यूक्लियंस इसमें दिया हुआ है, इस तरीके से मास ऑफ अदर न्यूक्लियंस दिया होगा, तो वो भी कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो डेंसिटी अपॉन मास ऑफ द न्यूक्लियन, तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे, डेंसिटी अपॉन मास ऑफ द न्यूक्लियन कैलकुलेट करोगे आप कितने पास आ जाएगा, डेंसिटी कितना आया है 2.292 × 10⁻17, और इसको मास ऑफ न्यूक्लियंस हमारे पास गिवन है, उसको डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी न्यूक्लियंस पर मीटर क्यूब। अब ये हुए हमारे क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आपको बस एक चीज करना है, अगर आपको लेक्चर चाहिए पीपीटी में, अगर आपको डिस्कस करना है सेम ऐसे ही पीपीटी के साथ, तो उसके लिए आपको जूम का सेशन रखना पड़ेगा हमें। उसमें आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, बेरिंग ब्रिज, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, और जो हमारे पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये तीनों जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है इनको मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको वोट करना, उसका चेक करेंगे एक बार टेलीग्राम के ऊपर, और उसमें जूम के थ्रू आप पक्का जुड़ जाएं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज ही मेरे को बताएं और जुड़ जाएं। थैंक यू।